विल स्टार्ट टुडे। जासरा अभी आप होस्ट ही हो तो आप इनको कर लेना अलाउ खुद ही। ठीक है मैम। ठीक है। सो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है। इन दी फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड हमें जैकोबियन मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं यूजिंग डिफरेंट अजम्पशंस, और फाइनली हमें जो रिजल्ट मिलता है फ्रॉम दी फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड, वो हमें कंप्यूटेशंस ईजियर करता है, जिसकी वजह से हम लोगों को जो जैकोबियन मैट्रिक्स है उसको सॉल्व नहीं करना पड़ता है बार बार। हम लोगों को जो मैट्रिक्स मिलती है वो हमें मिलती है एक कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है। अब हमें जैकोबियन मैट्रिक्स जैसे पहले होती थी न्यूटन रैप्सन मेथड में, फिर हमने डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड में भी देखा, उसमें हम सिर्फ दो जो सब मैट्रिसेस है उनको हम जो है जीरो ले लेते हैं, और सिर्फ दो मैट्रिसेस J12 और J21 को सिर्फ कंसिडर करते हैं, J22 को J11 को कंसिडर करते हैं, बाकी की दो सब मैट्रिसेस को जीरो लेते हैं। वो था डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड। अगर आपको उस पर भी न्यूमेरिकल आ गया तो वो सेम एज दैट ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड है। जस्ट आपको सिर्फ वो दो सब मैट्रिसेस जो होती हैं, जो दो सब मैट्रिसेस थी J21 और J12 और J21, ये दो आपको इवैल्यूएट ही नहीं करनी है, सिर्फ यही दो इवैल्यूएट करनी है, बाकी सेम है आपका जैसे आप न्यूटन रैप्सन मेथड करते हो, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है। अब इसमें क्या है आपका फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड जो है ये थोड़ा डिफरेंट है उन दो मेथड से, इस तरह से कि वी डोंट नीड टू कैलकुलेट द जैकोबियन एट ऑल, वी हैव अ कांस्टेंट मैट्रिक्स इंस्टेड। सो वी विल बी सीइंग न्यूमेरिकल। यहाँ पर हम इस न्यूमेरिकल में हमें 3 बस सिस्टम दिया गया है, which is shown in this figure. This is a 3 bus system. We have to use a fast decoupled load flow method to obtain our solution. ठीक है। वन आइट्रेशन ऑफ द लोड फ्लो सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये हमारा 3 बस सिस्टम है जो कि हम लेते हैं। दिस इज द स्लैक बस, PQ बस, एंड दिस इज द PV बस। ठीक है। इसमें आपको बस डेटा दिया हुआ है V1, इसमें आपको P2 और Q2 दिया हुआ है, बाकी ये जो है आपको इम्पिडेंसेस दी हुई है, P3 और V3 दिया है, और रिएक्टिव पावर लिमिट्स दिए हैं इस PV बस के लिए 1 और 1.5। ठीक है। और वाई बस जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ली हुई है, ये क्योंकि सेम न्यूमेरिकल जो हमने किया है ऑलरेडी पिछले न्यूमेरिकल में, तो ये वही सेम बस है, तो इसका आपको पता है कि ये वाई बस हमने कैसे कैलकुलेट किया था वहां पे। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए जब हम फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड करेंगे, तो हमें क्या करना है, एज यूजुअल PQ बस और PV बस के लिए जो चीजें अज्यूम करनी है वो हम अज्यूम करेंगे। दैट इज फॉर PQ बस वी विल बी अज्यूमिंग V2 एज 1 एंड 0 एज एंगल, और जो PV बस है उसके लिए हमें वोल्टेज गिवन है तो हम सिर्फ एंगल को ही अज्यूम करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एज पर डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड ये चीज है। ठीक है। ये हमें एज पर डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड आती है, ये हमने वहां पे डिराइव किया था, ये दो चीजें। एक डेल्टा P by V is equal to minus BP. This BP is a constant matrix as you know. ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यूज होल्ड करता है, और डेल्टा डेल्टा सेम वही है जैसे वहां पे था, और डेल्टा Q और V है, और यहाँ पे BQ है, ये भी मैट्रिक्स है। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन इनका ऑर्डर क्या होगा हमारा, मतलब वो डिसाइड करेगा हमारा सिस्टम। ठीक है। जैसे अब हम पहले ये इसकी बात करते हैं, डेल्टा P और V की बात करते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट आइट्रेशन करनी है तो हमें इसको भी इवैल्यूएट करना है और डेल्टा Q by V को भी इवैल्यूएट करना है, डिपेंडिंग ऑन आवर सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में हमें जो PQ बस है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग जो यहाँ पे जो हम पहले लेते थे, नॉर्मली हम लेते थे ये पावर मिसमैच वेक्टर। अब हमने जब इसका सोल्यूशन किया यूजिंग FDLF मेथड, तो आपको वहां पर हमने देखा कि वी डिवाइडेड दिस बाय द पर्टिकुलर वोल्टेज ऑफ दैट बस जो आप कंसिडर कर रहे हो, तो इस वजह से हमने डेल्टा P2 लेना है। वहां पर हम क्या लेते हैं, डेल्टा PI लेते हैं, डेल्टा PI बाय VI फॉर अ पर्टिकुलर आइट्रेशन, जो भी आपकी आइट्रेशन होगी, दैट इज फर्स्ट आइट्रेशन यहाँ पे, इसलिए 0 0 लिया है। सो दिस डेल्टा PI डिवाइडेड बाय दिस इज डेल्टा PI, हियर
पी आई यहाँ पे 2 है तो डेल्टा P2 डिवाइडेड बाय V2 और डेल्टा P3 डिवाइडेड बाय V3, क्योंकि हमारा सिस्टम ही 3 बस सिस्टम है जिसमें हमें कौन कौन से नोन फैक्टर्स है, P यहाँ पे और यहाँ पे भी P और यहाँ पे Q और यहाँ पे Q हमारा नोन फैक्टर नहीं है क्योंकि हमने बाइफरकेट किया है अब P को और Q को, तो इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे P ही लिया है। P का अलग सोल्यूशन हम निकालेंगे, P से हमें डेल्टाज निकलेंगे, ये एंगल्स निकलेंगे और जो यहाँ पे आपका Q है इससे आपका V का सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे इस वजह से हम लोग सिर्फ ये वाला पहले लेंगे और इसका हम जब हम इसको प्रॉपरली लिखते हैं तो डेल्टा P को एज डेल्टा P2 लेंगे और एज डेल्टा P3 लेंगे। सिमिलरली जो कि हमारी फॉर्मूला से हम देख रहे हैं वहां पे अगर आप रिकॉल करोगे तो वहां पे नीचे डिनोमिनेटर में Vi है फॉर द पर्टिकुलर बस। सो इफ दिस इज फॉर बस नंबर 2 सो दिस विल बी आल्सो 2 V2, दिस इज फॉर द बस नंबर 3 सो दिस विल बी V3 एज वेल, और यहाँ पर भी 0 है ये, ठीक है। उसके बाद डेल्टा जो हमें पता है कौन कौन से अननोन्स है, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, तो आ गया इनका करेक्शन मैट्रिक्स। और अब इसका जो ऑर्डर, अभी बीपी हमने नहीं लिखा, इसका जो ऑर्डर है दैट इज 2 क्रॉस 1, ठीक है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे दिस इज 2 क्रॉस 1, यहाँ पे आपके 2 रोज है और सिंगल कॉलम है। सिमिलरली दिस इज 2 क्रॉस 1, सो नेचुरली द ऑर्डर ऑफ दिस बीपी मैट्रिक्स विल बी 2 क्रॉस 2, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे तो वहां पर भी आपको ये चीज इन्फर करेगा, वहां पे हम BIG लेते हैं इस बीपी को, विच इज द सम ऑफ दिस 2 starting from 2 that is the second bus up to the nth buses, ठीक है। if you will recall that formula that is Bij into delta Ij, that is Bij into delta J where J is from 1 to n, ठीक है। तो इसके बेस पे ही हमें ये मैट्रिक्स यहाँ पे ये हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है। तो अब J इक्वल टू 2 से लेकर n तक, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको इससे भी आप क्या देख सकते हो, आपका इसका बीपी जो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है इसका क्या ऑर्डर होगा, या डायरेक्टली अगर आपको पता है आपके पी किन किन बसेस के हैं, जैसे कि यहाँ पे बस नंबर 2 और 3 का है, कोई एक इस तरह का सिस्टम हो सकता है जहाँ पे मे बी 3, 4, 5 बसेस है, तो ऑब्वियसली पी तो दोनों में नोन होता है, PQ में भी PV में भी, तो जितनी भी आपकी n नंबर ऑफ बसेस है तो n-1 विल बी दिस will be its order n-1 क्रॉस 1। इसी तरह से डेल्टास भी उन सब के ही अननोन होंगे, तो डेल्टा का भी n-1 क्रॉस 1 होगा, तो नेचुरली इसका ऑर्डर जो है वो n-1 क्रॉस n-1 है, जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो दैट मीन्स इसके हिसाब से 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर होगा, और जो 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर होगा वो कौन से एलिमेंट्स बनेंगे, दिस ससेप्टेंस Bij, दैट इज फ्रॉम I टूवर्ड्स J, यानी कि जो आप आयत बस ले रहे हो वहां से J बसेस तक, तो J तो पहले 2 से शुरू हो रहा है और हमारे सिस्टम में n यानी कि 3 तक जाएगा, तो 2 और 3 ही हमें आएंगे इन ये यहाँ पे J की जगह, और I की जगह क्या आएगा 2 और 3। इस वजह से जो हमारा ये मैट्रिक्स बनेगा, बीपी मैट्रिक्स जो बनेगा, BP जो हमारा बनेगा, दिस विल बी अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, फाइन, दिस विल बी अ 2 क्रॉस 2, और ये Bij होगा, J हमारा 2 से n तक है, ठीक है, 2 to n। तो ये हमें पता है कि I जो यहाँ पे अभी हमने देखा वो क्या क्या था, I यहाँ पे 2 है, ये वाला 2, ये वाला ये जो है I यहाँ पे 2 है और I यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो दिस इज फॉर 2 एंड दिस इज फॉर 3, सो दिस इज I इक्वल टू 2, दिस इज I इक्वल टू 3। यहाँ से 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनानी है हमें, तो Bij जो यहाँ पे एलिमेंट होगा दिस विल बी B2 एंड विद J के साथ क्या होगा B2 2, क्योंकि 2 से शुरू होता है, फिर B2 और किसके साथ होगा लास्ट वाला n हमारे केस में 3 है, तो B2 3। इसी तरह से Bij आपको लेना है और वो आपको लेना है फॉर नेक्स्ट I दैट इज 3 इन आवर केस, तो 3 अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम J इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आएगा 3 2, देन B, फिर से फॉर I इक्वल टू 3, और फिर n जो हमारा लास्ट है दैट इज 3, तो B3 3। तो ये आपका BP जो है मैट्रिक्स बनेगा। एंड व्हाट इज दिस B? This B is already in your Y bus. You can see in your Y bus which you have already calculated. You can see from here कि जो आपका यहाँ पे ये बस जो आपने Y बस को यहाँ पे फॉर्मुलेट किया था, उसी Y बस से आप ये आपका B22 बना, ये आपका B23 बना, ये आपका B
3 2 बना और ये आपका B3 3 बना. सो दिस इज 52, 32 एंड अगेन 32 एंड 62, ऑब्वियसली -62 और -52. तो यहाँ पे ये जो आपका बीपी मैट्रिक्स बनेगा, इसकी जगह आपको ये वैल्यूज 4 डालने हैं. हो गया. चाहे अब आपकी 10 आइट्रेशन हो, 15 आइट्रेशन हो, क्वेश्चन की कितनी भी आइट्रेशन हो, दिस बीपी विल रिमेन एज सच. इसकी यही वैल्यूज होल्ड करेगा. सो इट इज डेफिनेटली इसकी कॉम्पिटिशन हमारे न्यूटन रैप्सन मेथड से बहुत ईजियर हो रही है. तो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स बना हमारा. उसके बाद अब जो ये वाला मैट्रिक्स है डेल्टा P2, you know what is delta P2? Delta P2 is P2 specified minus P2 calculated, which you have been doing starting from Newton-Raphson method. Newton-Raphson method में आपने वही delta P2 निकाला था, इसी तरह से डेल्टा P3 निकाला था. तो यहाँ पे आप इन डेल्टा P2 और डेल्टा P3 की जगह वही वैल्यूज दे दोगे जो आपने ऑलरेडी इसी बस कैलकुलेट की थी फॉर Newton-Raphson method. And then you have this V2. So for this V2, what is the value of V2? Our second bus is this. For this bus, our V2 is this, which we have assumed. So V2 is 1 angle of 0. So यहाँ पे जो आपका V2 आएगा, जो कि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड, this is only magnitude, this is not a phasor, ये मैग्नीट्यूड है. तो यहाँ पे आपका ये 1 आएगा. इसी तरह से नीचे भी मैग्नीट्यूड है, तो V3 जो है that will be the given value of this PV bus, that is 1.04. So while we write this, यहाँ पे जब हम इस चीज को अब लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में आ गया. बीपी की जगह आप ये 4 वैल्यूज दोगे, डेल्टा P2 की जगह हमने जो कैलकुलेटेड और स्पेसिफाइड का जो डिफरेंस है वो आएगा, और यहाँ पे भी कैलकुलेटेड और स्पेसिफाइड का डिफरेंस जो है वो आएगा, क्योंकि इस P2 का जो स्पेसिफाइड वैल्यू है दैट इज दिस -4, और इस P3 का जो स्पेसिफाइड वैल्यू है दैट इज दिस 2. और कैलकुलेट आप किसके बेस पे करोगे, जो इसकी बेसिक फॉर्मूला होती है रियल पावर की, और कंडीशंस क्या लोगे, यही जो आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में या जो आपने एज्यूम की है. तो जिस तरह से न्यूटन रैप्सन मेथड में हम करते हैं, तो डेल्टा P2 जो है हमने वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे कि हमने न्यूटन रैप्सन मेथड में किया था, और सेम इज फॉर डेल्टा P3, वो भी जिस तरह से हमने न्यूटन रैप्सन मेथड में किया था. तो देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ दीज डेल्टास, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3. तो नाउ वी हैव दिस, हमने यहाँ पे इस मैट्रिक्स को प्रॉपरली लिखा, बीपी को, देन स्पेसिफाइड वैल्यूज जो आपको P2 specified minus this is like -4 minus P2 calculated. तो you can just check your यहाँ पे आपको मैं ये आप P2 calculator जो है ये हमने already यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, we have already calculated this in the NR method. So in that method जो इसकी फाइनल वैल्यू आई थी डेल्टा P2 की, that was -2.8602. देन अगेन डेल्टा P30 की जो वैल्यू आई थी दैट इज 1.4374. ये भी हमने इसी तरह से स्पेसिफाइड माइनस कैलकुलेटेड किया है. ठीक. तो उसके बाद अब हमारे पास जो अब हमारा राइट हैंड साइड था डेल्टा 2 और डेल्टा 3, वो हमने इस तरफ से लिया है, और ये वैल्यूज हमें सारे वैल्यूज पता है, तो यहाँ से हमें ये 2 वैल्यूज मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जब इसको इस तरफ से यहाँ ले रहे हैं, देखो ये जो यहाँ पे था हमारा डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3, इसको हमने ऐसे ही रखा, और ये बीपी जो हमने इस तरफ से जब ली इस मैट्रिक्स को, तो ये इसका इनवर्स हो जाता है along with this minus sign. So that is what we have done here. तो ये इस तरह से आ गया, ये माइनस साइन अपना, और बीपी को हमने इनवर्स किया, एंड देन दिस इज करेक्शन मैट्रिक्स, दिस इज पावर मिसमैच. उसके बाद डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ऐसे ही इनकी वैल्यूज ली, यानी कि -52, 32 और -62 का इनवर्स मैट्रिक्स लिया, तो वो ये आता है कैलकुलेट करके. और डेल्टा P2 की -2.8602 divided by V20 which is the assumed value which we have just taken, that is 1. डेल्टा P3 जो कि यहाँ पे 1.4374 आ गया, V3 जो कि इस बस का वहां से स्पेसिफाइड वैल्यू था. ठीक है, तो ये हमने एज्यूम किया हुआ था और ये हमारा स्पेसिफाइड था, तो ये आ गया 1.04. तो फाइनली यू गॉट दिस डेल्टा 20 एंड डेल्टा 30. सो ये आपको 2 वैल्यूज आ गए इन 2 एंगल्स के. तो नेचुरली इसके आगे हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे कि हमें डेल्टा 21 और डेल्टा 31 के वैल्यूज मिल जाएंगे फ्रॉम द इनिशियल assumed वैल्यूज प्लस दीज वेरिएशंस जो हमें आ गई. ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर हम लोग
डेल्टा 2 और डेल्टा 3 1 को लेते हैं एज सम ऑफ दिस एंड दिस. सो दिस इज 0 assumed वैल्यू और कैलकुलेटेड जो अभी हमने निकाला इनका ये जो डिविएशन था, करेक्शन जो था इनका, दैट इज -0.0605, जो कि यहाँ पे ये आ गया -0.0605, और डेल्टा डेल्टा 30 दैट इज -0.0091. तो यहाँ पे हमने ये लिया -0.0091. ठीक है, तो ये आपको रेडियंस में आंसर आएगा जब हम इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली. जब हम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वी गेट आवर आंसर इन रेडियंस. तो वापस से हम डिग्रीज में इसको चेंज करके इनटू 180 डिग्री बाय पाई कर लेंगे. तो डेल्टा 21 और डेल्टा 31 आपको यहाँ से मिल जाएगा. अब जिस तरह से हम लोग अभी तक ये जो क्योंकि हमें पता है कि P is concerned something with delta and V is and Q is related to V. ठीक है, तो ये दो रिलेशंस हम देखते आ रहे हैं अब जब से हमने कुछ assumptions लिए. तो इसी तरह से जब हमने फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड किया, एक तो हमने P को डेल्टा का रिलेशन निकाल के डेल्टास को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने किया. अब जो सेकंड केस है दैट इज फॉर दिस Q एंड दिस V, जो कि अननोन है आपका V. तो अगेन सिमिलर प्रोसीजर हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से हमें यहाँ से फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड से आ गया कि डेल्टा QI बाय दिस VI, दिस शुड, यानी कि यहाँ पे जो बस आप कंसिडर कर रहे हो उसी का आपको यहाँ पे भी वही वैल्यू लेना है V का. सो दैट इज इक्वल टू दिस अगेन कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो आपका यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स आएगा, और डेल्टा V. तो फॉर अ पर्टिकुलर बस जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, सिंस आवर सिस्टम इज दी जो हमारा 3 बस सिस्टम है, उसमें हमारी जो फर्स्ट बस है दैट इज स्लैक, सेकेंड बस इज PQ एंड थर्ड बस इज PV. वी नो कि हमारा जो ये वाला पावर वाला जो होता है साइड, तो अगर हमने Q लिखना है, P तो हमने कर दिया खत्म लिख के, जो भी उसका ये था, अब हमें Q के बारे में लिखना है. तो Q जो है वो किसका नोन था, 2 बस का. तो इस वजह से जो यहाँ पे हम Q लिखेंगे डेल्टा QI, दैट विल बी फॉर ओनली 2 सेकेंड बस, क्योंकि इसके लिए तो होगा नहीं. इसलिए हम इस क्वेश्चन में जब हमने पावर लिखा था तो P दोनों के लिए आ रहा था, इसलिए हमने डेल्टा P2 बाई V2 और डेल्टा P3 बाई V3 किया था पहले कैलकुलेट. अब Q की बारी आती है तो Q सिर्फ इसका स्पेसिफाइड होता है, तो इस वजह से हम सिर्फ डेल्टा Q2 लिखते हैं डिवाइडेड बाई V2, जो कि हमारा यहाँ पे ये है डेल्टा Q2 डिवाइडेड बाई V2 0. देन अगेन दिस BQ मैट्रिक्स एंड डेल्टा V. तो डेल्टा V अगेन किसका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिर्फ सेकेंड बस का. तो उसी सेकेंड बस का डेल्टा V2 आएगा. दिस इज only having one element, that is delta Q2 by V2, और इसका भी एक ही एलिमेंट है. तो दिस इज अ वन क्रॉस मैट्रिक्स, डेफिनेटली दिस BQ will also be a one cross matrix, and from the जो आपका फाइनल रिजल्ट आया था फॉर द फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते थे, जिसमें हम लोग उनके पास BIJ अब होता था, और J का अब वैल्यू आपको सिर्फ M तक है. सो इन आवर केस M is 2, PQ बस तक की है, तो वो सेकेंड ही है. सो इट स्टार्ट्स विद 2 एंड इट एंड्स विद 2. सो द एलिमेंट इन दिस BQ will only be B22. Fine, it starts with I is 2 and we have to see for J. तो J जो है इसका that starts from 2, क्योंकि हमारा है ही एक स्मॉलेस्ट पावर सिस्टम जिसमें ये एक ही बस है PQ की, that is second bus. So it starts with 2 और ends with 2. तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा. ये हमें इससे भी समझ आ रहा है कि हाँ इसमें एक ही एलिमेंट है, और इस कैलकुलेशन से भी जो हमारा मैथमेटिकली हम देख रहे हैं कि अगर ये 1 क्रॉस 1 है, ये 1 क्रॉस 1 है, तो ये भी 1 क्रॉस 1 ही होगी. तो अब B22 एलिमेंट जो हमारी Y बस से हमें मिला था, सो दिस परटेन्स टू जो आपका Y बस फॉर्मुलेट आपने किया है, वहां से आप -52 जो है वो ले लोगे. फाइनली अब आपको यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें. ठीक है, जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने बैठेंगे तो BQ का -52, डेल्टा V2 टू बी कैलकुलेटेड, डेल्टा Q2 विच इज द स्पेसिफाइड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू. स्पेसिफाइड जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो आप लिखोगे, और Q2 कैलकुलेटेड. अगेन दिस हैज बीन कैलकुलेटेड. ये जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज लिखी है, दिस इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड ड्यूरिंग NR मेथड.
ठीक है, तो क्योंकि हम सेम बस ले रहे हैं, सेम पावर सिस्टम ले रहे हैं, इस वजह से हमें ये सेम वैल्यूज आ रहे हैं। तो डेल्टा Q20 की वैल्यू हमें ये आ गई -0.2201। अब फाइनली हम इधर डेल्टा Q2 की जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन जो हमारा V2 है उसमें हम क्या वैल्यू देंगे, जो हमारी एज्यूम्ड वैल्यू है 1, BQ की जगह -52, यू विल गेट दिस डेल्टा V2। सो नेक्स्ट वी विल बी कैलकुलेटिंग डेल्टा V2। तो डेल्टा V2 हमें मिल गया, यहाँ से डेल्टा V2 की वैल्यू हमें आ गई, ये हमने वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट किए तो आपको डेल्टा V2 जो है वो मिल गया, दैट इज -0.0042 पर यूनिट। तो अगर डेल्टा V2 मिला तो डेफिनेटली V21 मिलेगा, विच इज V20 प्लस डेल्टा V20, एंड दिस इज, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ये हम न्यूटन-रैप्सन मेथड से करते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट मेथड क्या होता था, हमें वहां पर भी यही कि जब हम लोग फाइनली सारे वैल्यूज जो हमें स्पेसिफाइड वैल्यूज नहीं होते थे, उनकी वैल्यूज को जब हम फाइंड आउट करते थे, जैसे कि इस सिस्टम में हमारा PQ जो सिस्टम था, PQ बस जो था, उसमें हमने V को भी निकाला और इसके डेल्टा को भी निकाला, और PV बस में हमने उसका V निकाला। तो अभी क्या बचा, Q बचता है। तो हमें Q को कैलकुलेट करते थे फिर लास्ट पे सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज। तो अब इस Q3 को हम यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो कि डेल्टा 2, डेल्टा 3 और V2 हमने अभी कैलकुलेट किए, उन सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो Q3 की फॉर्मूला आपको पता है, -vi yi के v के from k equal to 1 to n and then sin of theta I k plus delta k minus delta I. We will expand all these terms starting from k equal to 1. तो और I क्या है, obviously this is for the third bus only, so Q3 दिस इज द फर्स्ट आइट्रेशन इटसेल्फ, हम इसी में अभी हैं, इसी आइट्रेशन में। तो हम इसको, इसकी जो 3 टर्म्स है, और फर्दर आप ये देखेंगे कि जो V2 की वैल्यू है वो V2 की जगह हमने सब्स्टिट्यूट की है, दिस इज V2 हियर, V2, ठीक है। तो ये V2 की वैल्यू यहाँ पे हमें आई थी 0.9958, तो आप देख रहे होंगे कि ये 0.9958 यहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये सारे वैल्यूज, ये तो अब आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने बहुत बार हम ये चीज रिपीट कर चुके हैं कि Q31 को हम ये सारे वैल्यूज देके फाइनली हमारा वैल्यू जो है वो Q3 का ये आता है। कैलकुलेशंस आप करोगे एंड यू विल चेक कि यही वैल्यूज आती है या नहीं। सो Q31 इज 0.4520 पर यूनिट, बट वी हैव टू चेक एट दिस पॉइंट, we can stop, हमारा solution, हमारा first iteration complete होगा, but we have to check one condition, and that one condition is we have to check whether this power lies within the specified range. So specified range हमारा जो question में था, that is, we will check that, and that is Q3 should be within the limits of 1 and 1.5. So minimum value is 1 and maximum value is 1.5. तो हमारा वैल्यू क्या आता है, हमारा वैल्यू आता है 0.4520। सो डेफिनेटली हमारा जो 1 पर यूनिट है उससे ये कम आ रहा है, ठीक है। तो 1 पर यूनिट हमें मिनिमम लिमिट है और 1.5 हमारा मैक्सिमम लिमिट है। तो ये इस लिमिट को 0.4520 इस मिनिमम लिमिट को वायलेट कर रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू, द नेक्स्ट स्टेप, एज वी डिड इन द न्यूटन-रैप्सन मेथड, वी हैव टू टेक the Q3 value as this 1 per unit now, and we have to treat this particular bus as the PQ bus. So we will proceed and we will be substituting this Q3 as Q3 minimum, which is 1.0 per unit, and this particular bus will be treated as PQ bus. Further, जब हमारे पास ये तो हो गया, now you have this, the question arises now, how will you, देखो जब हम इसमें इस मेथड में, अब फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड है, ठीक है, इसमें हमारी 2 कंडीशंस आती थी, एक तो डेल्टा P की आती थी विद दिस BP which is a constant matrix and डेल्टा डेल्टा, और दूसरी आती थी डेल्टा Q divided by VI, ठीक है, which is equal to BQ into डेल्टा V, फाइन। तो इस केस में हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, जब हम इस बस को ट्रीट कर रहे हैं PQ बस, तो चेंज क्या हो गया, चेंज हो गई सिर्फ थर्ड बस। थर्ड बस का क्या चेंज हो गया कि अगर वो PV बस थी, अब उसका P स्पेसिफाइड है, V ये नहीं रहेगा, बल्कि
अब इसका v फिक्स नहीं रह रहा है, अब इसका इस पर्टिकुलर आइटरेशन में हमारा q फिक्स करना है, और q को फिक्स करना है एज द लोअर लिमिट विच इज q min। चलो वो भी हमने फिक्स किया, लेकिन उससे इस पे क्या फर्क पड़ेगा, जो हमारा फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो इक्वेशंस है, इससे हमारा ये मतलब ये चीज इसमें फर्क पड़ेगी कि p तो हमने ऑलरेडी ही देखा है, इस वाले जो है ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग P जो है वो ऑलरेडी ले रहे हैं इसमें एज P2 एंड P3, लेकिन इसमें हम सिर्फ इसको ले रहे थे एज Q2। लेकिन अब क्योंकि थर्ड बस भी इस पर्टिकुलर आइटरेशन में PQ बस ट्रीट कर रही है, जो कि अर्लियर PV बस थी, अब उसको हम PQ बस ट्रीट कर रहे हैं, दैट मीन्स अब उसका Q स्पेसिफाइड है, वी हैव टू रिपीट द स्टेप्स, बट फ्रॉम विच पॉइंट शुड वी रिपीट, दिस इज फाइन, इसमें कोई चेंज नहीं होगी, लेकिन इसमें जो हम सिर्फ एक 1x1 मैट्रिक्स ले रहे थे, अब ये 1x1 नहीं, ये 2x1 मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि अब ये डेल्टा Q2 by V2 होगा और डेल्टा Q3 by V3 होगा, ये दोनों चीजें होंगी। दैट मीन्स कि जो हमारा यहाँ पे जो फर्दर जो हमने आगे यहाँ पे किया, ये Q3 को हमने Q3 min की वैल्यू दी, इसको ट्रीट किया एज PQ बस, जो हमारा ये वाला इक्वेशन था ये चेंज होगा, और इसमें डेल्टा Q2 0 डिवाइडेड बाय V2 0 के अलावा और एक एलिमेंट आएगा, दैट इज डेल्टा Q3 0 बाय V3 0, बिकॉज नाउ दिस Q3 विल बी फिक्स्ड फॉर द PQ बस, ठीक है ना। तो Q3 जो है अब डेल्टा Q3 अब हमें कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स स्पेसिफाइड माइनस कैलकुलेटेड। अब इसका स्पेसिफाइड वैल्यू क्या बनता है, इसका स्पेसिफाइड वैल्यू बनता है ये जो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो जिस वैल्यू से, ठीक है ना। तो इसका स्पेसिफाइड वैल्यू 1 बना, और इसका कैलकुलेटेड वैल्यू वही कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा जो हमने अभी इसका देखा, क्योंकि हमारे पास तो अभी जो वैल्यूज जो वेरिएबल्स हमारे पास प्रेजेंट है v के डेल्टा के, वो यही है जो हमने जस्ट अभी कैलकुलेट कर रहे थे हम अभी तक, तो उन्हीं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके ही हमारा Q3 जो आया था वैल्यू, वो ये आया था -0.45, ये सॉरी माइनस नहीं 0.4520 जो आया था वैल्यू, तो ये हमें अभी किन वैल्यू से आया था जो जस्ट हमने कैलकुलेट की थी। सो दिस Q3 विल बी, इसको हम दिस विल बी टेकन एज कैलकुलेटेड वैल्यू, एंड जो स्पेसिफाइड होगा Q3 का वो होगा यही जो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मिनिमम लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब दिस डेल्टा Q3 विल बी दिस 1 पर यूनिट विच इज दिस, जो कि यहां से आ गया, ठीक है, ये 1 जो है ये यहां से आ गया, और ये 0.4520 आपको पीछे जो आपने अभी कैलकुलेट किया था Q3 उससे आ गया। फाइनली आपको डेल्टा Q3 0 की वैल्यू मिल गई, दैट इज 0.548। तो जब हम इस मैट्रिक्स को दोबारा फॉर्म करेंगे, हमें सिर्फ इन दो वैल्यूज की जरूरत थी, डेल्टा Q3 और V3 की। डेल्टा Q3 आप 0.548 को सब्स्टिट्यूट करोगे। अब बात आती है V3 को क्या वैल्यू दोगे। V3 को हमारी मर्जी है, हम फ्लैट वोल्टेज स्टार्ट यानी कि हम इसको 1 पर यूनिट जिस तरह से हमने स्टार्ट में एज्यूम किया था वो भी ले सकते हैं, या हम 1.04 भी ले सकते हैं, जो हमने अभी इसको जो अभी तक के ट्रीट कर रहे थे हम उसको एज PV बस, यानी कि जब जो इसको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड था 1.04, हम इसको वो वैल्यू भी दे सकते हैं, हम इसको फ्लैट वोल्टेज स्टार्ट भी दे सकते हैं, ये हमारी मर्जी है कि हम कौन सा वैल्यू लेंगे। तो बेटर इस जनरल प्रैक्टिस ली जाती है, ये जो इसका ऑलरेडी गिवन वैल्यू होगा उसी के बेस पे हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 1.04 को ले सकते हैं एज दिस, क्योंकि होगा क्या, अगर सपोज कोई 1 भी लेगा तो मे बी एक आइटरेशन एक्स्ट्रा होगी एंड इट विल नॉर्मली अगर इस केस में ये 13 आइटरेशंस पे कन्वर्ज होगा तो उसमें 14th आइटरेशन पे कन्वर्ज होगा, उतना ही फर्क पड़ेगा वैल्यूज से जो हम वैल्यूज लेते हैं, बिकॉज 1.04 एंड 1.0 यही डिफरेंस है इनमें, यही वैल्यूज जो है या तो हम फ्लैट वोल्टेज स्टार्ट लें या यही वैल्यू लें जो इसकी स्पेसिफाइड थी वहां से। सो इफ वी विल टेक दिस वैल्यू 1.04, तो बाकी का जो क्वेश्चन है वो उसी तरह से रहेगा, क्योंकि अब हमारा जो ये 2x2 मैट्रिक्स बना, ये वाला जो हमारा अब 2x2 मैट्रिक्स बना, क्योंकि अभी अर्लियर केस में ये 2x1 मैट्रिक्स था जब हमारा सिर्फ डेल्टा Q2 था, अब डेल्टा Q3 भी आया है तो इसका ऑर्डर चेंज हो गया, इट इज 2x1 मैट्रिक्स, दिस इज 2x1 मैट्रिक्स नाउ, ठीक है, दिस इज वन एलिमेंट, दिस इज अनदर एलिमेंट, सो दिस इज 2x1 मैट्रिक्स। तो ये 2x1 आ गई, और डेल्टा V2 0, क्योंकि अब इसका V3 0 भी हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका डेल्टा V3 जो है दैट इज टू बी कैलकुलेटेड, फाइन, ये भी कैलकुलेट करना है। तो अब ये क्या है,
ये भी 2x1 मैट्रिक्स है, ये भी 2x1 मैट्रिक्स है, तो नेचुरली ये जो PQ मैट्रिक्स होगी दिस विल बी 2x2 मैट्रिक्स नाउ। और उस फॉर्मूला से भी आप चेक करोगे तो सेम आ जाएगा 2x2 मैट्रिक्स, क्योंकि अब आपकी PQ बसेस n इक्वल टू 3 हो गई हैं। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड यू विल एंड अप टू 3। तो भाई इसमें क्या है कि जो हमारा अभी हमने फर्स्ट केस किया था, बीपी वाला केस जो हमने किया था, जो वहां पे बीपी था यहाँ पे BQ सेम ही है, क्योंकि ये वही सेम टू सेम मैट्रिक्स बन रही है हमें। तो फर्दर हम क्या करेंगे, अब इधर डेल्टा V20 डेल्टा ये मुझे लगता है ये आपको अगर किसी को समझ नहीं आया, यहाँ पे BQ जो है यहाँ पे हमारे पास सेम अब यही होगा, क्योंकि J जो है दिस विल बी फ्रॉम 2 to M. But now, since we have treated third bus as PQ bus as well, so now our M becomes 3, J will be from 2 to M. जब आप इसके B elements को check करते जाओगे, 2 भी आएगा और B 3 भी आएगा. This will start from 2 and it will go up to this 3. So this will be B22, B23. इसी तरह से ये होगा B32 और B33 तक. तो that means वही same जो हमने BP में एलिमेंट्स लिए थे वही एलिमेंट्स यहाँ आएंगे. फाइनली फिर आपको डेल्टा V20 डेल्टा V30 यहाँ से मिलता है, इसको आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे. दिस इज डेल्टा V20 एंड डेल्टा V30, दिस विल बी इक्वल टू इसका इनवर्स और ये मैट्रिक्स. फाइन. तो लास्ट जो इसमें स्टेप रहता है फिर कि आपको डेल्टा V2 भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो और जो वैल्यू आएगी वो ले सकते हो, ठीक है. और उसके बाद डेल्टा V3 जो है उसको कैलकुलेट करके फाइनली आपको जो है यहाँ पे डेल्टा V3 क्या लिया 0.0146 मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस. इवन दो यू कैन ऑल्सो डू दिस, आप V2 डेल्टा V2 को भी इसी तरह से कर सकते हो और उसकी वैल्यू को इम्प्रूव कर सकते हो. अदरवाइज जरूरत अगर नहीं है तो आप डेल्टा V2 को वही वैल्यू ले सकते हो जो आपकी अभी. यू नीड नॉट टू डू दिस. जो आप ये कैलकुलेशंस करोगे इसके इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आप दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करोगे तो इसकी जरूरत नहीं है. यू कैन टेक दिस डेल्टा V2 एज अर्लियर. आपको सिर्फ ये इस टाइम पे आपको जो है मेन कंसिडरेशन वो ये है कि जिस बस को आपने चेंज किया है उसके वेरिएबल्स को कैलकुलेट करना. दैट इज योर मेन एम. उस बस के लिए आपने ऑलरेडी वो चीजें कर चुके हो आप जो आपकी, क्योंकि अभी आप पर्टिकुलर आइट्रेशन में हो, ठीक है, आप फर्स्ट आइट्रेशन में हो. और फर्स्ट आइट्रेशन जब आप कर रहे हो तो आपका बस नंबर 2 इट्स फाइन, आपके वैल्यूज आ गए, बट बस 3 के लिमिट्स वायलेट हो गए. और जब वायलेट हो गए लिमिट्स, सो नाउ यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इसके वैल्यूज क्या हैं, बट यू आर मोर कंसर्न कि इसके वेरिएबल्स अब क्या होंगे और उनकी वैल्यूज क्या होंगी. इसलिए वी हैव टू calculate delta V30. So we will be calculating this delta V30 from these two matrices and finally we will get this और फिर आपको V31 का फाइनल वैल्यू ये मिलेगा. सो यहाँ पे आपकी जो है फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हो जाती है इस FDLF की. तो यहाँ पे जो ये मेथड है FDLF मेथड, इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहता है कि जो आपकी जैकोबियन मैट्रिक्स हर बार आपको चेंज करनी पड़ती थी, जैसे अभी आपने चेंज की तो आपके लिए एक इजी रह गया इसको चेंज करना. आपने जस्ट एलिमेंट्स को देखना है कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं. उसमें आपको एक तो वो भी देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं और प्लस आप जैकोबियन में आप उनको डिफरेंशिएट करना पड़ता था अलग अलग से. लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्ट आपको सिर्फ कॉलम या जो भी आपका ऐड हो रहा है और आपको डायरेक्टली वो लिख दो. यहाँ पे आपको कॉलम या जो भी इस जैकोबियन मैट्रिक्स में ऐड हो रही है, क्योंकि मतलब पहले जैसे 2x2 थी मैट्रिक्स, फिर जैसे 3x3 मैट्रिक्स बनती है, तो फिर आपको इस 3x3 मैट्रिक्स के जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं इनको अलग अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है. सो दैट इज अ बिट टीडियस मेथड एज कम्पेयर टू FDLF मेथड. In FDLF method, you need not to calculate all these Jacobian elements. You just आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस और करनी पड़ती हैं, वो भी सिंपलर कैलकुलेशंस, क्योंकि आपका जो ये मैट्रिक्स है बाद में एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है. आपको जस्ट वैल्यूज देखनी होती है अपनी y बस से, उनको इस BP या BQ मैट्रिक्स में डालना होता है एंड फाइनली यू गेट द वैल्यूज ऑफ दीज अननोन थिंग्स जो भी आपके सिस्टम में होंगे. So this completes your FDLF fast decoupled load
वी वर डिस्कसिंग दिस FDLF मेथड। तो इसमें जो है FDLF मेथड आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसका सोल्यूशन दैट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द न्यूटन-रैप्सन मेथड। कुछ चेंजेस हम इसमें करते हैं। तो DLF मेथड जो है, डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड, उसमें हम जस्ट एक चेंज करते हैं कि हम जैकोबियन को दो एलिमेंट्स को जो है स्पार्स कर देते हैं, यानी कि 0 बना देते हैं। एंड देन यू हैव द न्यूटन-रैप्सन मेथड जो आपका था, तो वो ऑलरेडी वो बेसिक मेथड है इनका, एंड गॉस-सीडल मेथड। सो दीज आर द 4 मेथड्स जो हम यूज करते हैं फॉर लोड फ्लो एनालिसिस। एंड अमंग देम जो हमारा, अगर हम न्यूटन-रैप्सन, क्योंकि जो न्यूटन-रैप्सन मेथड है, जो डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड है, और जो फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड है, ये 3 मेथड्स जो कि रिलेटेड है, और NR मेथड से ही हम DLF और FDLF मेथड को मतलब अज्यूम करते हैं कुछ कंडीशंस, और फाइनली हमें ये 2 मेथड्स जो है इससे मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम न्यूटन-रैप्सन मेथड की बात करेंगे, तो ये इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट जो होती है बाय द सिस्टम, मेमोरी रिक्वायरमेंट जो न्यूटन-रैप्सन की मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है, that is more very high, rather very high as compared to the decoupled load flow method, जिसमें वो 50% ऑफ NR मेथड जो है वो उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है। तो DLF मेथड जितना, मतलब ये रिक्वायरमेंट, इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट जितनी होती है न्यूटन-रैप्सन मेथड की, तो उसके कंपैरिजन में DLF को 50% मेमोरी रिक्वायरमेंट की ही जरूरत पड़ती है फॉर सोल्यूशन। और जो फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड होता है, उसको भी ऑलमोस्ट यही 50 to 60%, और ऑलमोस्ट वी कैन से फास्ट, जितना डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड है उतनी मेमोरी रिक्वायरमेंट उसकी भी पड़ती है। अब जो कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली यू नो दैट न्यूटन-रैप्सन मेथड इज कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू DLF एंड FDLF मेथड। तो वो हो गई कॉम्प्लेक्सिटी की बात। उसके अलावा अगर हम कंप्यूटेशन टाइम देखेंगे, कंप्यूटेशन टाइम जो है, दैट इज computation time is definitely more for NR method, ठीक है। तो इसमें जो होता है, दिस जो डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड है, उसमें लगभग 50% कंप्यूटेशन टाइम लेस होता है एज कंपेयर टू दिस न्यूटन-रैप्सन मेथड, और FDLF मेथड में ऑलमोस्ट 20% जो होता है कम टाइम लगता है कंप्यूटेशन टाइम एज कंपेयर टू दैट ऑफ द NR मेथड, ठीक है। सो कंप्यूटेशन टाइम विद रिगार्ड टू द न्यूटन-रैप्सन मेथड इज डेफिनेटली वेरी, मतलब वो ज्यादा होता है, इट्स मोर। DLF मेथड में 50% ऑफ द टाइम एज कंपेयर टू दैट ऑफ द NR, और FDLF लेता है टाइम 20% एज दैट ऑफ द NR मेथड। फाइन। तो उसके अलावा जो है, इसमें जो यूजेज है इस मेथड की, न्यूटन-रैप्सन मेथड की, इसको हम कम यूज करते हैं। सिर्फ जहां पे हमें बिल्कुल ना एक्यूरेट कैलकुलेशंस की जरूरत होगी, वहां पे हम न्यूटन-रैप्सन मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि हम इसमें कोई अजम्पशन नहीं करते हैं, हम सिस्टम को एज सच लेते हैं और उस पे कैलकुलेशंस करते हैं। सो wherever we require accurate calculations, only there we use Newton-Raphson method. So its usage is small. Generally we can go for DLF or FDLF method. तो सबसे ज्यादा जो है हम इसको यूज करते हैं, FDLF मेथड को। फाइन। उसके अलावा जो जैकोबियन मैट्रिक्स होती है वो लेस स्पार्स होती है, मतलब उसमें 0 एलिमेंट्स। न्यूटन-रैप्सन मेथड में अगर हम स्पार्सिटी की बात करते हैं, स्पार्सिटी ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, मतलब कि इसमें कितने एलिमेंट्स जो है वो 0 होते हैं। तो न्यूटन-रैप्सन के केस में स्पार्सिटी इज वेरी लेस, ठीक है, एज कंपेयर टू दी DLF मेथड। DLF मेथड में होती है इससे ज्यादा, क्योंकि यू नो उसमें हायर देन न्यूटन-रैप्सन। व्हाई? बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि उसके जो 2 जैकोबियन के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज 0 एंड दिस इज 0। देन फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड में हम डायरेक्टली जो जैकोबियन के बदले हम डायरेक्टली हम मैट्रिक्स लेते हैं, और उसमें हम जो वैल्यूज लेते हैं वो हम सीधे सीधे कहाँ से लेते हैं, वाई बस से। तो जिस तरह की वाई बस होगी तो वो हम इधर डायरेक्टली लेते हैं। एंड वी नो कि वाई बस में हमारा वाई बस इज जनरली स्पार्स मैट्रिक्स, वो हमने पहले ही ऑलरेडी ही देखा था। So these are the points of comparison between Newton-Raphson method,
decoupled load flow method and fast decoupled load flow method. ठीक है. So on the basis of memory requirement, on the basis of complexity कि कौन कितना complex है, you know कि न्यूटन रैप्सन मेथड ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, टाइम कितना लगता है इसमें, और उसके अलावा यूजेज किस मेथड की ज्यादा है और किसकी कम है, और जैकोबियन मैट्रिक्स की स्पार्सिटी जो है वो किस तरह की है. ठीक है. तो जैकोबियन की स्पार्सिटी हम बेस्ड ऑन न्यूटन रैप्सन और डीएलएफ ही कह सकते हैं, क्योंकि एफडीएलएफ में हम जैकोबियन ही लेते हैं. वी टेक ए कांस्टेंट मैट्रिक्स एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन आवर वाई बस. So this completes almost our load flow solution जो भी हमारा था वो इसमें complete होता है. ठीक है. We'll move on to the next unit, that's power system stability in the coming lecture. ठीक है. So अब ये जो आपका load flow method है ये complete हो गया इसी method के साथ. तो न्यूमेरिकल मैंने आपको शायद गॉस सीडल में मैंने 1-2 टाइप्स के दिखाए थे. न्यूटन रैप्सन मेथड में मैंने एक ये वाली न्यूमेरिकल बताई. तो एक आपको इस पे नागराथ कोठारी पे देके है न्यूटन रैप्सन की. बाकी उसमें जो है डीएलएफ और इसकी नहीं दी हुई है कोई भी न्यूमेरिकल. डीएलएफ तो खैर न्यूटन रैप्सन मेथड की तरह ही है, और जो फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो मेथड है उसकी मैंने ये आपको न्यूमेरिकल बताई विद दी जो आपके लिमिट्स वायलेट करते हैं वो भी, कि अगर नहीं करेंगे तो यू हैव टू स्टॉप देयर एंड इफ इट वायलेट्स तो वो आपको क्वेश्चन में मैंने बोला. ठीक है. सो ये न्यूमेरिकल्स आप ट्राई कर लीजिए, कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो वो आपको ये होगा, क्योंकि अगर माइनर्स नहीं लिए तो आई विल बी टेकिंग माइनर्स ऑन दिस बेसिस. जो आपको लोड फ्लो एनालिसिस है इसी के बेस पे आपका माइनर होगा. ठीक है. तो मैं जो है चेक की माइनर्स होंगे, आपको प्रॉपरली डेट शीट निकलेगा या नहीं. अगर नहीं तो फिर मैं लोड फ्लो एनालिसिस का जो भी मैंने अभी तक इसमें पढ़ा है यूनिट 1 कंप्लीट सारा इसका माइनर होगा. कब होगा तो वो मैं आपको फिर बोलूंगी अगर प्रॉपर डेट शीट नहीं आता है इसका. ठीक है. सो नेक्स्ट जो है, क्योंकि इसमें जो है पावर सिस्टम थर्ड में इसकी मैक्सिमम मतलब वेटेज है कि इसमें नंबर ऑफ आवर्स भी ज्यादा है, इसमें टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लो. ठीक है. So we'll be starting with power system stability and then we have automatic generation control as well. ठीक है. तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में ज्यादा आपको टॉपिक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे टॉपिक्स ही है, तो वो जल्दी हो जाएगा. एंड देन वी विल स्टडी दिस ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल.